नमस्कार। आज हम चल रहे हैं 13वीं सदी के भारत में। ये एक ऐसा दौर था जहां तलवारें ही तकदीर लिखा करती थीं। आज हम देखेंगे कि कैसे महत्वाकांक्षा, एक से बढ़कर एक रणनीति और गहरे धोखे ने दिल्ली सल्तनत जैसे एक बहुत बड़े साम्राज्य की कहानी गढ़ी। और यही सवाल आज की हमारी कहानी का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। हम दिल्ली सल्तनत के उस शुरुआती दौर में झांकेंगे जहां एक सुल्तान ने जो विरासत बनाई। कमाल की बात यह है कि वही विरासत आगे चलकर उसके साम्राज्य को हिलाने का, उसे अस्थिर करने का सबसे बड़ा कारण बन गई। तो कहानी की शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के ठीक बाद। दिल्ली की गद्दी अब खाली है और सत्ता के गलियारों में साजिशों और अफरा तफरी का धुआं उठने लगा है। देखिए, ऐबक का बेटा आराम शाह गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन वो एक बिल्कुल ही नाकाबिल शासक था। सोचिए, सिर्फ 8 महीने और दरबार के अमीरों ने उससे मुंह मोड़ लिया। अब इस खालीपन को भरने के लिए कौन आगे आया? इल्तुतमिश, एक काबिल महत्वाकांक्षी गवर्नर जिसकी नजरें दिल्ली के तख्त पर थीं। उसने इस मौके को बिल्कुल सही समय पर पहचाना और आराम शाह को सत्ता से उखाड़ फेंका। और फिर आया जून 1211। बाग-ए-जुद की लड़ाई एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यहीं पर इल्तुतमिश ने आराम शाह को हराया और ऑफिशियली दिल्ली की सत्ता अपने हाथों में ले ली। बस यहीं से सल्तनत के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो गई। और यहीं से शुरू होता है इल्तुतमिश का दौर। आपको पता है, कई इतिहासकार कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं बल्कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक मानते हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों? चलिए जानते हैं एक गुलाम से सुल्तान बनने की इस जबरदस्त कहानी को। तो कौन था ये इल्तुतमिश? वो एक इलबारी तुर्क था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और बदायूं का गवर्नर रह चुका था। लेकिन उसकी एक उपाधि थी जो इतिहास में शायद ही किसी और की हो। उसे कहते थे गुलामों का गुलाम। जरा सोचिए, वो ऐबक का गुलाम था और ऐबक खुद कभी एक गुलाम हुआ करता था। और इसी गुलाम ने सल्तनत को वो शक्ल दी जो आने वाली कई सदियों तक कायम रही। सुल्तान बनते ही इल्तुतमिश ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। उसने राजधानी को लाहौर से, जो कि बॉर्डर के काफी पास था, शिफ्ट करके साम्राज्य के बिल्कुल दिल में यानी दिल्ली में स्थापित कर दिया। ये सिर्फ एक शहर बदलना नहीं था, नहीं, ये सत्ता के सेंटर को महफूज करने और दिल्ली को आने वाली सदियों के लिए भारत का पॉलिटिकल और कल्चरल हार्ट बनाने का एक बहुत बड़ा फैसला था। लेकिन दिल्ली का सिंहासन कोई फूलों की सेज तो थी नहीं, कांटों का ताज था। इल्तुतमिश के सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़े और ताकतवर दुश्मन खड़े थे। गजनी में ताजुद्दीन यल्दोस, सिंध और मुल्तान में नासिरुद्दीन कुबाचा और बंगाल बिहार में अली मर्दान। और ये बात साफ थी कि इन सब को रास्ते से हटाए बिना उसका शासन सुरक्षित नहीं हो सकता था। और इल्तुतमिश ने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया? बिल्कुल एक बवंडर की रफ्तार से। जरा सोचिए, सिर्फ 3 साल के अंदर जनवरी 1216 में तराइन की तीसरी लड़ाई में यल्दोस को धूल चटा दी, 1217 तक कुबाचा को पंजाब से खदेड़ दिया और 1218 आते आते तो उसकी कहानी ही खत्म कर दी। एक एक करके उसने अपने सभी बड़े दुश्मनों का सफाया कर दिया। अब जब इल्तुतमिश अपनी सत्ता को मजबूत करने में लगा ही था कि तभी 1221 में उसके दरवाजे पर एक ऐसी चुनौती ने दस्तक दी जो पूरी सल्तनत को तबाह कर सकती थी। ये खतरा था मंगोलों का, और उनका लीडर कौन था? खुद चंगेज खान। यहाँ इल्तुतमिश ने तलवार नहीं बल्कि अपना दिमाग चलाया। हुआ ये कि चंगेज खान ख्वारिज्म के राजकुमार मंगबरनी का पीछा करते करते सिंधु नदी तक आ पहुंचा था। मंगबरनी ने इल्तुतमिश से पनाह मांगी। अब इल्तुतमिश ने क्या किया? उसने बड़ी ही चालाकी से मंगबरनी को शरण देने से साफ इनकार कर दिया, और तो और उसके दूत को भी मरवा दिया। ये एक बहुत ही ठंडा, कठोर फैसला था, लेकिन ये एक ऐसा डिप्लोमैटिक मूव था जिसने भारत को मंगोलों की भयानक तबाही से बचा लिया। चलिए, बाहरी दुश्मन तो निपट गए, लेकिन सल्तनत के अंदर भी तो दुश्मन थे। पुराने तुर्क अमीर लगातार सिर उठा रहे थे। अब इनसे निपटने के लिए इल्तुतमिश ने एक ऐसा ग्रुप बनाया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उसने अपने 40 सबसे वफादार तुर्क गुलामों को चुना और उन्हें एक नाम दिया, तुर्काने चहलगानी, या जिसे हम चालीसा के नाम से जानते हैं। ये उसकी अपनी पर्सनल पावर थी, एक ऐसी टीम जो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के प्रति वफादार थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 40 लोग। ये 40 गुलाम अब सल्तनत की सत्ता के नए पिलर बन गए।
ये इल्तुतमिश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इन्वेंशन में से एक थी, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, यही उसकी सबसे बड़ी गलती भी साबित होने वाली थी। लेकिन इल्तुतमिश सिर्फ एक योद्धा ही नहीं था, वो एक बहुत दूर की सोचने वाला एडमिनिस्ट्रेटर भी था। उसने इक्ता प्रणाली को एक सिस्टम में ढाला। इसका मतलब था कि अधिकारियों को सैलरी की जगह जमीन का रेवेन्यू मिलता था, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना काफी आसान हो गया। फिर उसने सल्तनत की अपनी करेंसी जारी की, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। और ये सिर्फ सिक्के नहीं थे, ये सल्तनत की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का सिंबल थे। इन सुधारों ने साम्राज्य को एक बहुत ही मजबूत ढांचा दिया। और ये जो बात है ना, ये उसकी दूर की सोच का सबसे बड़ा सबूत है। इल्तुतमिश को ये पता था कि भारत की जमीन, यहाँ का मिजाज अलग है। वो समझता था कि यहाँ राज करने के लिए कट्टरता से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ये एक शासक का बहुत ही रियलिस्टिक नजरिया। तो अब हम आते हैं कहानी के सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर। इल्तुतमिश के बाद सल्तनत की बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में आई जिसके बारे में उस दौर में कोई सोच तक नहीं सकता था। एक महिला, नाम था रज़िया सुल्तान। हुआ ये कि जब इल्तुतमिश का बड़ा बेटा, जिसे वो अपना वारिस बनाना चाहता था, मारा गया, तो उसने एक ऐसा फैसला लिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसने अपने बाकी बेटों की जगह अपनी बेटी रज़िया को अपना उत्तराधिकारी चुना। हाँ, उसकी मौत के बाद अमीरों ने चाल चली और उसके एक बेटे को गद्दी पर बिठा दिया, लेकिन दिल्ली की जनता ने विद्रोह कर दिया और रज़िया को उसका हक दिलाया। ये इतिहास में पहली बार हुआ था जब आम जनता ने सीधे सीधे तय किया कि उनका सुल्तान कौन होगा। पर रज़िया ने ये किया कैसे? उसने एक बहुत ही हिम्मत वाला काम किया। शुक्रवार की नमाज के समय वो लाल कपड़े पहनकर, जो उस समय न्याय मांगने का सिंबल हुआ करते थे, सीधे जनता के बीच पहुंच गई और वहां उसने अपनी सौतेली मां शाह तुर्कान के जुल्मों के खिलाफ लोगों से मदद मांगी। दिल्ली के लोगों ने उसकी आवाज सुनी और उसे सुल्तान बना दिया। और सुल्तान बनने के बाद तो रज़िया ने ये साबित कर दिया कि वो किसी भी मर्द शासक से कम नहीं है। उसने पर्दा करना छोड़ दिया। वो मर्दों की तरह कोट, जिसे कुबा कहते थे, और टोपी कुलाह पहनकर खुले दरबार में बैठती थी और फैसले सुनाती थी। मतलब साफ था, वो एक सुल्तान की तरह बर्ताव कर रही थी, किसी की परछाई बनकर नहीं। लेकिन एक औरत का इस तरह खुलेआम सत्ता चलाना उस जमाने के मर्दों की दुनिया को बिल्कुल मंजूर नहीं था। और सबसे ज्यादा नाराज कौन था? वही चालीसा, जिसे रज़िया के अपने पिता ने बनाया था। जब रज़िया ने एक गैर तुर्क जमालुद्दीन याकूत को एक बड़ा पद दे दिया, तो ये उनके लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। बठिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने बगावत कर दी और 1240 में भारत की पहली महिला सुल्तान की कहानी का। रज़िया की मौत के बाद दिल्ली की सत्ता पर चालीसा का साया और भी गहरा हो गया। अब सुल्तान कौन बनेगा, ये सुल्तान तय नहीं करता था, ये चालीसा तय करने लगा था। वो ही तय करते थे कि दिल्ली के तख्त पर कौन बैठेगा और कौन उतरेगा। रज़िया के बाद तो सुल्तानों का एक ऐसा दौर आया जो किसी कठपुतली के खेल से कम नहीं था। बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, नाम बदलते जा रहे थे, लेकिन इन सब की डोर उस चालीसा के ही हाथों में थी। वो जिसे चाहते गद्दी पर बिठा देते और जब मन करता उसे उखाड़ कर फेंक देते। तो यहाँ एक बहुत बड़ी आयरनी सामने आती है। सोचिए, जिस चालीसा को इल्तुतमिश ने सल्तनत को स्टेबल रखने और अपनी पावर को मजबूत करने के लिए बनाया था, वही चालीसा उसकी मौत के बाद अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण बन गया। जिन्हें नौकर बनाया गया था, अब वो मालिक बन चुके थे। और आखिर में इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज की कही एक बात रज़िया की पूरी कहानी को बयां कर देती है। वो कहते हैं कि उसमें एक बादशाह के सारे गुण थे, लेकिन उसका औरत होना उन सभी गुणों पर भारी पड़ गया। और इसी एक लाइन में उसका दुखद अंत छिपा है कि सारी काबिलियत के बावजूद उसका औरत होना ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में पावर, जेंडर और मौके की कहानी हमेशा से कितनी कॉम्प्लिकेटेड रही है।